गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 37 का है और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल क्लोनिंग के बारे में और डिटेल डिस्कशन आज का होगा हमारा क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड। पिछले लेक्चर में हमने एनिमल क्लोनिंग के 2 डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से एक मेथड था ब्लास्टोमियर सेपरेशन, कोरक खंड पृथक्करण का, और दूसरा मेथड था केंद्रक स्थानांतरण विधि द्वारा क्लोनिंग। तो आज हम डिटेल डिस्कशन एनिमल में क्लोनिंग, केंद्रक स्थानांतरण या नाभिक स्थानांतरण विधि, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो सबसे पहला नाम आता है स्कॉटलैंड के 2 वैज्ञानिकों का। उसमें से एक का नाम था इयान विल्मट और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था किथ कैंपबेल। नाम याद हो गए होंगे आपको। तो स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट है, वहां के ये 2 वैज्ञानिक थे, इयान विल्मट और किथ कैंपबेल। इन्होंने इस विधि के द्वारा यानी केंद्रक स्थानांतरण विधि के द्वारा इन्होंने पहली बार एक भेड़ की क्लोनिंग की, शिप की क्लोनिंग की और उसका नाम दिया डॉली। और ये बात है जुलाई 5, 1996 की, यानी 5 जुलाई 1996 को डॉली का जन्म हुआ। और वो कौन सी विधि के द्वारा? कि ये क्लोनिंग के द्वारा, केंद्रक स्थानांतरण विधि के द्वारा बनाया गया पहला जंतु था। वैज्ञानिकों के नाम याद हुए, वो जंतु कौन है वो याद हुआ। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने डॉली नामक भेड़ के निर्माण के लिए जो मेथड, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया काम में ली, मैंने एक सिंपल आरेख के द्वारा उसे यहां पर प्रदर्शित किया है और जो जो स्टेप थे उनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, नंबर 1, सबसे पहली आवश्यकता है एक ऐसी कोशिका की जो टोटी पोटेंट हो, मतलब पूर्ण शक्तता पाई जाए उसमें। टोटी पोटेंसी क्या है? जंतुओं में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें पूर्ण शक्तता पाई जाती है और जिनका उपयोग हम क्लोनिंग के लिए कर सकते हैं? इस पे हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो क्या किया? पहली जरूरत थी एक टोटी पोटेंट कोशिका की, पूर्ण शक्त कोशिका की। तो ओके, हमारा पहला स्टेप ही यही है कि हमें एक पूर्ण शक्त
या टोटिपोटेंट कोशिका को प्राप्त करना है। तो क्या किया कि एक शिप से, बेड से हमने अनिषेचित अंडाणु को प्राप्त किया है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग हमने कलेक्ट किया एक शिप है उससे। अब जब ये अनिषेचित है तो सिंपल सी बात है, इसका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक होगा, हैप्लॉइड अगुणित होगा। तो पहली स्टेप में हमने कलेक्ट किया है एक किसको, अनफर्टिलाइज्ड एग को। तो सिंपल सी बात है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो शिप फर्स्ट है आपकी, उसने इस पूरी प्रोसेस में क्या चीज दी है, अनफर्टिलाइज्ड एग दिया है। इसलिए इस शिप को हम नाम दे देंगे एग डोनर, ये अंडे को देने वाली। ठीक, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है तो अगुणित है, तो क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो जो ये अब सेल बचेगी ये केंद्रक विहीन बच जाएगी, केवल इसका साइटोप्लाज्म हम काम में ले रहे हैं, इसके न्यूक्लियस को हमने रिमूव कर दिया है। ये पहली स्टेप यहां तक थी। तो हमने एक एग डोनर शिप है, शिप फर्स्ट कहा है मैंने उससे, और उससे इन वैज्ञानिकों ने अनिषेचित अंडाणु को प्राप्त किया है और उसके केंद्रक को रिमूव कर दिया, हटा दिया है। तो अब ये जो बचा है वो केंद्रक विहीन कोशिका है। ये पहला स्टेप था। अब स्टेप 2 पे चले। शिप सेकंड, एक दूसरी और शिप थी, उससे एक द्विगुणित कोशिका प्राप्त की। तो क्या काम में लिया कि जो शिप सेकंड थी उसकी जो स्तन ग्रंथि है वहां से एक कोशिका को प्राप्त किया है। तो जो शिप सेकंड है वो एक्चुअल में न्यूक्लियस डोनेट करेगी, केंद्रक देगी। तो ये न्यूक्लियर डोनर है, केंद्रक को देने वाली कोशिका है। तो क्या किया है, इस शिप सेकंड से या न्यूक्लियर डोनरशिप से हमने एक कोशिका, कायिक कोशिका, और वो भी स्तन ग्रंथि की कोशिका है, उसे प्राप्त किया। अब इस कोशिका के केंद्रक को हमें काम में लेना है, उससे पहले कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि कोशिका है कायिक, तो सेल साइकिल चलेगा, G1 G2 S M चलता रहेगा। तो क्या करेंगे, इन स्तन ग्रंथि की कोशिकाओं को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए उन्हें किसी पेट्री डिश में ऐसी स्थिति में हम रखेंगे कि उन्हें न्यूट्रिशन ना मिले, कम मात्रा में मिले। तो जब उन्हें न्यूट्रिशन कम मात्रा में मिले या नहीं मिलेगा तो वो कोशिकाएं कन्वर्ट हो जाएगी G0 स्टेज में। तो सेल साइकिल में याद रखना, एक G1 है वृद्धि अवस्था, फिर एक S अवस्था आती है, फिर G2N, फिर M है। अगर किसी कोशिका को विभाजन नहीं करना है तो कोशिका चक्र से बाहर आ जाएगी और G0 रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको ऐसे, G0 हिंदी में कहे तो शांत अवस्था, इसमें आके पड़ी रहेगी। मतलब वो विभाजन को छोड़कर सेल साइकिल से बाहर आ गई है। तो हमने इस जो न्यूक्लियर डोनरशिप है उसकी स्तन ग्रंथियों से कोशिका ली
उसकी रीप्रोग्रामिंग करवाई। और वो क्यों करवाई? ताकि वो सेल G0 स्टेज में आ जाए। तो G0 स्टेज में वो आ गई। अब क्या करेंगे, हमें इस कोशिका से केवल केंद्रक लेना है, क्योंकि ये भेड़ी कैसी थी, न्यूक्लियर डोनर है, तो केवल केंद्रक लेना है। तो इसके केंद्रक को हमने बाहर निकाल दिया। ये हमारी सेकेंड स्टेप थी। तो सेकेंड स्टेप में क्या किया, एक न्यूक्लियर डोनरशिप है, उसकी स्तन ग्रंथियों से स्तन कोशिकाएं ली, उसकी रीप्रोग्रामिंग करवाई, कोशिका को G0 अवस्था में लाया और फिर ऐसी एक कोशिका से केंद्रक को हमने अलग कर दिया। तो दो स्टेप हो गई। एक कोशिका है, उससे हमने केवल कोशिका द्रव्य लिया है, दूसरी कोशिका है, उससे हमने केवल केंद्रक को लिया है। अब क्या करवाएंगे, इन दोनों को, यानी इसके केंद्रक को इस कोशिका के भीतर प्रवेशित करवाना, ये तीसरा स्टेप है। तो क्या करें, हम एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ देंगे, विद्युत आघात देंगे, जिसके कारण ये जो केंद्रक है वो इस अंड कोशिका के भीतर प्रवेशित हो जाए। तो ऐसी एक स्थिति बनी। अब ये जो स्थिति बनी है स्टेप थर्ड के बाद में, इसमें कोशिका द्रव्य तो अनिषेचित अंडाणु का है और केंद्रक स्तन ग्रंथि की कोशिका का है। अब क्या होता है जनरली कि अगर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, जैसे सामान्य परिवर्धन के समय होता है, तो जब शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश होता है तो उस शुक्राणु के प्रवेश के कारण ही अंडाणु सक्रिय हो जाता है और आगे विदलन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। यहां तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो एक विद्युत आघात दिया जाएगा जिसके कारण इसमें विदलन की क्रिया शुरू हो जाए। तो एक पेट्री डिश में है ये, विद्युत आघात दिया ताकि विदलन शुरू हो, और विदलन के बाद में एक ऐसी अवस्था आई, इस अवस्था का नाम दिया गया ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये कोरक पुटी अवस्था है। अलग अलग जंतुओं के जो ब्लास्टूला है उनके अलग अलग नाम है। तो स्तनधारियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैमल्स की, तो मैमल्स के ब्लास्टूला को कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कोरक पुटी है या जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब इसे हम क्या करेंगे कि एक तीसरी शिप, देखो पहली थी एग डोनर, दूसरी न्यूक्लियर डोनर, तीसरी को हम कहेंगे धात्रेय माता। मतलब अंग्रेजी में इसे सैरोगेट मदर कहा जाता है कि इस शिप के गर्भाशय में, इस कोरक पुटी अवस्था में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां अपरा का निर्माण हो जाएगा गर्भाशय और इसके बीच में। और अब परिवर्धन की क्रिया इसी तीसरी शिप के अंदर, जिसे धात्रेय माता या इसे सैरोगेट मदर कहा गया है, उसमें परिवर्धन होगा। सामान्य तरीके से परिवर्धन हुआ, 5 से 6 माह परिवर्धन में लगते हैं। परिवर्धन के बाद डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को इस प्रकार से डॉली का जन्म हुआ। यहाँ तक ठीक, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गई स्टेप कहाँ का क्या था। तो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में इयान विल्मट ने और किथ कैंपबेल ने 3 अलग अलग शिप का उपयोग किया है। जो पहली शिप है वो एग डोनर है, हमने उसका केवल कोशिका द्रव्य काम में लिया है, उसके केंद्र को पहले ही रिमूव कर दिया है। दूसरी जो शिप है उसे हमने नाम दिया न्यूक्लियर डोनर, इसको हमने स्तन ग्रंथि की कोशिकाओं से लिया है और इसका केवल हमने न्यूक्लियस काम में लिया है। और तीसरी सैरोगेट धात्रेय माता है, इसमें केवल भ्रूणीय परिवर्धन का काम हुआ है। अब यहाँ एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ 3 शिप है, क्लियर पूरी प्रोसेस में, यानी डॉली,
भेड़ के निर्माण के लिए 1, 2 और 3 अलग अलग शिप काम में ली गई। अब क्लोनिंग है तो इसका मतलब जो संतति बनी, यानी जो ये शिप बनी है, वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होनी चाहिए, अपने जनक के आनुवंशिकीय संगठन के समान होनी चाहिए, तभी तो क्लोन है वो। तो यहां पर एक शिप ये है, एक शिप ये है और एक शिप ये है। मेरा सवाल ये है कि डॉली का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, आनुवंशिक संगठन इस शिप के समान होगा या इस शिप के समान होगा या इस शिप के समान होगा? यानी डॉली किसकी क्लोन है? एग डोनर की, न्यूक्लियर डोनर की, या फिर सैरोगेट शिप या मदर की? तो ये क्वेश्चन आप व्हाट्सएप में मुझे उत्तर रिप्लाई दे सकते हैं कि वो किसके समान होगी। तो ये हमने डिस्कस किया कि केंद्रक स्थानांतरण विधि के द्वारा किस प्रकार डॉली नामक भेड़ का निर्माण इयान विल्मट और किथ कैंपबेल के द्वारा किया गया। यहां तक ठीक? तो इस प्रकार से इन दो वैज्ञानिकों ने पहली बार जंतुओं में क्लोनिंग का एक सफल प्रयोग किया। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक हमारे और बचता है, तो वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जब एनिमल में हम क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग के कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे हम पूरे जंतु की क्लोनिंग ना करवाएं, तो दो चीजें हम और डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर मैं छोटे छोटे से ब्रीफ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे से दिए हुए हैं। तो पहला कि अब मैं एनिमल क्लोनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एनिमल क्लोनिंग तो डिस्कस कर दिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि या तो हम पूरे जंतु की क्लोनिंग नहीं करके किसी विशेष अंग की क्लोनिंग करें, जैसे किडनी का निर्माण कर दे, लीवर का निर्माण कर दे, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन क्लोनिंग। इस पे डिस्कशन करेंगे छोटा सा एक। और दूसरा होता है कि उससे भी छोटे लेवल पर आ जाए तो हम जीन क्लोनिंग की बात करें। तो दो ब्रीफ डिस्कशन मेरे ऑर्गन क्लोनिंग पे और जीन क्लोनिंग पे रहेंगे। पहले इस पे आए। ओके, पहली बात, एग्जाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, मैं यहां लिख देता हूं, इधर वाला आएगा नहीं, शो नहीं होगा बोर्ड पे। ऑर्गन क्लोनिंग को हम कहते हैं, इसे हम चिकित्सकीय क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। और सिंपल करें, ये आपकी थेरेपेटिक क्लोनिंग है। मतलब इस प्रकार की क्लोनिंग में मानव शरीर के किसी विशिष्ट अंग का निर्माण किया जा सकता है। अब क्या यूज होगा? कई बार क्या होता है कि शरीर का कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले किडनी का, रीनल फेल्योर हुआ, दोनों किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। तो जनरली ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, सलाह देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। अब जनरली ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो किसी बाहर से अंदर ट्रांसप्लांट किए गए अंग को रिजेक्ट कर देता है। उसकी क्वालिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपने और पराये में भेद करता है। तो बाहर से जो प्रत्यारोपित होकर शरीर में आया, तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और ऐसे अंगों को रिजेक्ट, नष्ट कर देता है। तो बड़ी समस्या है ऐसी स्थिति में। तो ऑर्गन क्लोनिंग अगर की जाए तो उस जंतु के या उस व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं से ही ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा। तो जो रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट के समय जो रिजेक्शन के चांस बन रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो एक
जो एप्लीकेशन है, जो एक अनुप्रयोग है क्लोनिंग का, वो ऑर्गन क्लोनिंग हो सकता है कि पूरा मानव नहीं बनाकर मानव के लिए आवश्यक कुछ अंगों का निर्माण क्लोनिंग की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। इसे हम थेरेपेटिक क्लोनिंग, चिकित्सकीय क्लोनिंग कहा जाएगा। तो ऐसे अंगों का निर्माण कर सकते हैं। उसके आगे हमने एक बात की है जीन क्लोनिंग की। अब कई बीमारियां हैं, कुछ आनुवंशिक असामान्यताएं हैं, कैंसर जैसे रोग हैं। तो इन रोगों के उपचार के लिए वर्तमान में जीन थेरेपी, जीन उपचार विधि का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं जीन थेरेपी में? एक त्रुटि युक्त जीन जिसके कारण एक आनुवंशिक रोग उत्पन्न हुआ है, क्या करेंगे उसमें जीन थेरेपी में? उस त्रुटि युक्त जीन को हटाकर उसके स्थान पर एक सही या करेक्ट जीन लगा दिया जाए। तो इसके लिए हमको आवश्यकता होती है करेक्ट जीन की, जो सही जीन है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो उसके लिए उस जीन की क्लोनिंग करनी होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो जीन की भी क्लोनिंग की जा सकती है। दो मेथड है उसके लिए। आपको बॉटनी वाले चैप्टर में शायद ये टॉपिक शांताराम जी पढ़ा चुके हैं। तो एक तो उसका मेथड है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, थर्मोसाइक्लर है ये एक प्रोसेस जिसमें पीसीआर उपकरण हम काम में लेते हैं और जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, पुनर्योजन डीएनए तकनीक, इसके द्वारा भी वांछित गुणों वाले जीन की हम क्लोनिंग कर सकते हैं। तो एक ऑर्गन क्लोनिंग है, एक जीन क्लोनिंग है, ये भी एप्लीकेशन हो सकती है एनिमल के अंदर क्लोनिंग की प्रोसेस की। यहां तक ठीक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इयान विल्मट और किथ कैंपबेल के बाद क्लोनिंग के और क्या प्रयास हुए और किन जंतुओं की क्लोनिंग की गई, उसके बारे में एक डिस्कशन रहेगा। और फिर फाइनली इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रिसेंट टॉपिक है, रिलेवेंट है, बहुत उपयोगी टॉपिक है, उस पर एक डिस्कशन रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।